class we have discussed the different kinds of atoms and different kinds of molecules. Just a quick recap of the last class जो हम लोगों ने किया था. Last class में क्या किया था? We discussed atomic mass unit, relative atomic mass and gram atomic mass. We discussed molecule and we discussed different properties of molecules and the different types of molecules based on whether they contain the same elements, atoms of same elements or atoms of different elements. And we have also discussed a term called atomicity, which indicates the number of atoms that constitutes the molecule. Yes or no? So ये अच्छा सा देखना example भी दिया है. And we also discussed about the types of molecules based on the atomicity. So atomicity के basis पे जैसे हम लोग degree of polynomial के basis पे polynomials को अलग-अलग नाम देते थे, monomial, binomial. So similarly, based on the atomicity, we name molecules as monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic and polyatomic. याद है last class? Do you remember? Yes. बाकियों को याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चैप्टर अच्छा से पढ़ना. हाँ, क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये चैप्टर नहीं मतलब करोगे अच्छा से तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट चैप्टर अगर अच्छा से नहीं कर पाओगे अल्टीमेटली क्लास 10 का चैप्टर 1 नहीं कर पाओगे. क्लास 10 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डायरेक्टली इस दो चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड. ठीक है. सो क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स नाउ so that in class 10 you don't face any difficulty. Okay, so इसलिए मैं अच्छा से पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर बिकॉज यहाँ पे अच्छा से नोट्स भी दे रहा हूँ बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बहुत सिंपल है, इतना भी टफ नहीं है, बहुत लॉजिकल भी है. जैसे हम लोग आज एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हम लोग ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल्स डिस्कस किया था. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है एटम में क्या होता है, मॉलिक्यूल में, बट जब एग्जाम में आ जाए ना यू हैव टू राइट इट इन अ फॉर्मेट. ठीक है. सो यहाँ पे देखो देयर आर 3 कॉलम्स हियर. द फर्स्ट कॉलम इज प्रॉपर्टीज. सो डिफरेंसेस को एक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मतलब ग्रुप किया गया है. सो यहाँ पे देखो एग्जिस्टेंस जो है. सो रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम क्या होता है? एकदम एलिमेंट का एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता. लास्ट क्लास में हम लोग देखा है मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. क्यों? वो कंबाइंड स्टेट में होता है. एक मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, एक एटम अनस्टेबल होता है. एक्सेप्शन है क्या? तुम्हारा जो नोबल गैसेस का मॉलिक्यूल एटम्स है, दोज आर एक्सेप्शंस. अदरवाइज ऑक्सीजन एटम को देख लो. ऑक्सीजन एटम खुद से मतलब सर्वाइव नहीं, ऑब्वियसली सर्वाइव कैसे करेगा, तो लिविंग नहीं है ना. सो ऑक्सीजन एटम क्या होता है? ऑक्सीजन एटम तुम्हारा नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है एज ऑक्सीजन एटम. ओके, इट हैज टू कंबाइन विथ अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स और इटसेल्फ, मतलब दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करना पड़े एटलीस्ट. समझ में आ रहा है? तभी जाके वो फ्री स्टेट में रह पाएगा. दैट मीन्स इट हैज टू स्टे इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्म, इट कैन नॉट स्टे इन एटॉमिक फॉर्म. सो ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द नोबल गैस एलिमेंट्स, उनका जो एटम्स होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है. फ्री स्टेट मतलब नेचुरली सिंगल एटम हिसाब से नहीं पाया जाता है. समझ में आया? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ. हाँ, sir. टॉपिक. Yes, sir. So but molecule on the other hand, molecule फॉर्म क्यों होता है? बोलो. एटम्स अनस्टेबल होता है. जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम को ले लूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम एक ले लूँ और एक हाइड्रोजन एटम ले लूँ, इंडिविजुअली दिस 3 एटम्स आर व्हाट? इंडिविजुअली दिस 3 एटम्स आर अनस्टेबल. ठीक है. वो लोग अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचुरली. ठीक है. तो अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं? दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. कैसे होता है मैं समझाऊंगा बाद में. सो नेक्स्ट चैप्टर में वो समझोगे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो होता है. बट एज ऑफ नाउ कम सेइंग दैट दे शेयर द बॉन्ड, दे मेक द बॉन्ड. बॉन्ड
फॉर्मेशन में क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होता है या फिर शेयर होता है, ठीक है। सो दैट एंटायर ग्रुप, अभी ये ग्रुप एक ग्रुप में आ गया ना, ये 3 एटम, नाउ दिस इज स्टेबल, समझ में आया, दिस इज नाउ स्टेबल, सो दे कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, सो दैट इज व्हाई यू गेट मॉलिक्यूल्स इन द फ्री स्टेट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है, एग्जिस्टेंस के नेचुरल एग्जिस्टेंस जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट, दैट इज ए मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? सो इंडिविजुअली नो जो सर, एटम्स, सर और एक बार समझा दीजिए। मतलब इंडिविजुअली तो एटम्स था, इंडिविजुअली क्या था, इंडिविजुअली दे वर नॉट एबल टू एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है, ये तुम नेचुरली नहीं मिल पाएगा। इफ यू थिंक दिस इज एग्जिस्ट, दिस कैन एग्जिस्ट नेचुरली, ये नेचुरली नहीं पाया जाता, ठीक है। सिमिलरली द सेम केस गोज फॉर हाइड्रोजन एटम्स एज वेल, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं आपस में, एटलीस्ट अगर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, सो दे मेक बॉन्ड्स। तो हाउ डू दे मेक बॉन्ड्स? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है, तो इन दैट मोड दे गेन देयर स्टेबिलिटी, ठीक है, वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, एंड दैट स्टेबल फॉर्म कैन एग्जिस्ट नेचुरली। तो ये इसको बोला जाता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब नेचुरली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी समझ में आया नवोदीप? हाँ सर, अभी आया। अदर्स एनी डाउट्स? No, sir. No. So try to No, read sir. these two lines and you will can make out the explanation that I just gave. Okay, so मैंने जो अभी समझाया है वो इन दोनों पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो एटम्स खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स एक स्टेबल फॉर्म होता है। बट एटम क्या होता है, एटम एक अनस्टेबल फॉर्म होता है, एक्सेप्ट नोबल गैस का एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट्स का तुम्हारा जो एटम्स होता है, एक्सेप्ट वो एक को लास्ट कॉलम दिखाया था ना पीरियड टेबल में, याद है? लास्ट कॉलम, पीरियड टेबल याद है? हाँ, sir. हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंट्स, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब एलिमेंट्स का जो एटम्स हो वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो लोग क्या होता है, मतलब वो लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो बाय नेचर वो लोग स्टेबल होते हैं, ठीक है। उन लोग का जो फॉर्म होता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके अंदर में, वो स्टेबल होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो इलेक्ट्रॉन जो होता है उनमें एक स्टेबल फॉर्म में रहता है, इसलिए वो अनस्टेबल नहीं होता। इसके अलावा जितना एलिमेंट्स तुम यहाँ पे देख रहे हैं, अदर देन दिस लास्ट कॉलम, जितना सारा एलिमेंट्स तुम देख रहे हो यहाँ पे, ऑल दिस एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। उनका जो एटम होता है वो अनस्टेबल होता है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इन देयर एटॉमिक फॉर्म, सो उनको एक मॉलिक्यूलर फॉर्म लेना पड़ता है। सो हाउ डू दे गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्म? बाय कंबाइनिंग विद देमसेल्व्स। जैसे ऑक्सीजन एटम खुद के साथ कंबाइन करके, तो दे विल बिकम ऑक्सीजन गैस विच इज O2, है कि नहीं? वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, O2 हिसाब से ही रह सकता है, O2 ओजोन उससे ज्यादा हो सकता है, बट मिनिमम O2 है। O2 के नीचे वो नेचुरली पाया नहीं जाता, ठीक है। यू वोंट गेट O1 बोल के कुछ नहीं मिलेगा, और सिंपली वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस कॉलम इज एन एक्सेप्शन। ये हीलियम, ये सब एलिमेंट्स का एटम्स का एक्सेप्शन है, वो लोग एटम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो लोग यूजुअली मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते, बट अदर देन दैट these all elements have their atoms as unstable, so they require a molecular form for existing freely. Is it clear? सबको समझ में आया? हाँ. Yes, sir. This is a very basic understanding, okay? ये समझ लो, क्यों बोल रहा हूँ समझ लो, बिकॉज क्लास 9 में हो, भी 10 में जब जाओगे तो टीचर विल एक्सपेक्ट, जो क्लास 2 पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली टीचर विल एक्सपेक्ट दैट यू नो दिस थिंग्स, ओके? बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट कमिंग टू द शेप। शेप क्या होता है? देखो, एटम्स तो स्पेरिकल होता है, तुम लोग सबको पता है कि ऑल एटम्स आर स्पेरिकल इन शेप। हाँ, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, कोई किसी का रेडियस बड़ा होगा, किसी का रेडियस छोटा होगा, बट जो स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल होता है। समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक ए बॉल। सो शेप जो होगा एटम का वो स्पेरिकल होता है, बट
मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल अलग अलग शेप ले सकते हैं, एंगुलर शेप ले सकते हैं। जैसे तुम्हारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इज अ ट्रायंगुलर शेप, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे होता है, हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? सो इट्स अ ट्रायंगुलर शेप। वाई ट्रायंगुलर शेप? ऐसा हो गया। सो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, जैसे तुम्हारा एक, मैं अगर तुम्हारा एक कार्बन एटम का बात करूं, हाइड्रोकार्बन एटम का बात करूं, तो दैट विल बी इन ए चेन लाइक लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसका। ये क्या है, ये पता है किसी को क्या बोला जाता है इसको? What is this molecule called? This molecule is C3H8. So this is nothing but butane, ठीक है? Oh sorry, propane, propane होता है ये, propane. This is called propane. अगर मैं यहाँ पे और एक कार्बन एटम को ऐड कर दूं, so then it becomes, then this molecule can be written as in the molecular form as C कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 4 8 9 10। ये होता है, इसको बोला जाता है ब्यूटेन। ये कहाँ पे रहता है पता है? घर में एलपीजी है सबके? एलपीजी गैस है सबके? हाँ सर। एलपीजी गैस में जो बर्न होता है, जब खाना बनाते हो, जब ब्लू कलर का जो फ्लेम होता है, ये मॉलिक्यूल जलता है। दिस मॉलिक्यूल बर्न्स, और उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होता है, उस बॉन्ड से अल्टीमेटली हीट रिलीज होता है, एंड दैट हीट इज यूज्ड इन कुकिंग योर फूड। समझ में आया? जब बर्न होता है तब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो बॉन्ड से क्या होता है, एनर्जी ट्रैप रहता है, बिकॉज एक एटम और दूसरे एटम को पकड़ के रखने के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दैट कंबशन। ओके, सो उस यहाँ से हम लोग क्या एनर्जी निकलता है, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। सो दिस मॉलिक्यूल बर्न्स व्हेन यू कुक फूड। समझ में आया? सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर है। क्यों लीनियर स्ट्रक्चर है? इसको चेन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। सो दिस इज अ कार्बन चेन। समझ में आया? सो दिस इज अ लीनियर चेन। ओके, इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, सो दैट वाज द शेप। तो एटम्स ऑलवेज स्फेरिकल होता है, किसी भी एलिमेंट का एटम ले लो। सो ऑल दोस एलिमेंट्स आर, ऑल दोस एटम्स आर स्फेरिकल, बट जब वो लोग कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, तब क्या होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल का अलग अलग शेप हो सकता है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। लीनियर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल बेस भी हो सकता है, बहुत तरह का मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी मतलब कितना रिएक्ट कर सकता है, कितने इजीली रिएक्ट कर सकता है। एंड रिएक्टिविटी कब लेस होगा? जब वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, पहला पॉइंट जो था, वो लोग फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब एटम्स जो होते हैं, दे आर वेरी अनस्टेबल, एंड टू गेन स्टेबिलिटी दे हैव टू रिएक्ट, है कि नहीं? सो इसलिए क्या होता है, एटम्स अदर देन द नोबल गैसेस आर वेरी रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि उनको तो, वो तो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जिस्टेंस दे नीड टू कंबाइन, और कंबाइन करने का मतलब ही है रिएक्शन होना, एंड दैट रिएक्शन रिक्वायर्स देम टू बी हाईली रिएक्टिव। समझ में? यहाँ पे इसलिए लिखा है हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट नोबल गैस एटम्स। नोबल गैस एटम का रिएक्टिविटी 0 होता है, वो लोग रिएक्ट नहीं करते। ओके, सो अदर देन दैट ऑल द एटम्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे आर अनस्टेबल इन द फ्री स्टेट। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. यस और सर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं बट नॉट लाइक एटम्स, ठीक है? सो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होगा, दैट रिक्वायर स्पेशल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। हर कोई मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, दे आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट इट। ओके, सो दैट इज व्हाई मॉलिक्यूल्स आर लेस रिएक्टिव। मतलब अगर कंपेयर करें एज कंपेयर टू एटम्स, molecules are less reactive, but atoms on the other hand are very highly reactive because they cannot exist in their atomic state naturally. So next आएगा bond.
बॉन्ड क्या होता है? ऑब्वियसली एटम तो एक सिंगल एंटिटी है, तो ऑब्वियसली उसमें केमिकल बॉन्ड है नहीं होगा। बट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एटम्स आर कंबाइंड। एटम, अलग अलग एटम जो होता है, एक से ज्यादा एटम होता है ना मॉलिक्यूल में, सो वो एटम्स किस में, मतलब हाउ आर दे ग्रुप टुगेदर? दे आर ग्रुप टुगेदर थ्रू बॉन्ड्स, ठीक है। सो दो एटम के बीच में एक मॉलिक्यूल में देयर एग्जिस्ट ए बॉन्ड, ठीक है। दैट बॉन्ड कंटेन्स एनर्जी, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, वो जो लाइन ड्रॉ किया था, दैट लाइन कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एंड दो टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय दोस बॉन्ड्स। समझ में आया? केमिकल बॉन्ड का मतलब समझ में आया? सो मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्ड्स होता है। एटम्स तो इंडिविजुअल चीज है, सिंगल एंटिटी है, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड रहेगा? वहां पे कोई बॉन्ड का बात ही नहीं है। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ बहुत सिंपल सा आंसर दिया है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर दे ये वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यू कैन इजीली राइट दिस आंसर इन विद फुल मार्क्स, इतना मैं गारंटी देता हूँ। बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत मतलब बेसिक टाइप का फंडामेंटल आंसर बोल सकते हो। सो रिगार्डिंग सब डिविजन, देखो एटम हम लोग जानते हैं कि एटम को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली देयर आर सब पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस होता है। सो न्यूक्लियस इज कंटेन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ द साइज टेक्स अप मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। सो दैट इज वाई वो लोग को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो एटम क्या होता है? एटम एज अ होल, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। सो न्यूक्लियस को हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑब्वियसली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑब्वियसली, समझ में आया? सो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली बाउंड, बट द ओवरऑल एटम कैनॉट बी ब्रोकन। ऐसे तुम तोड़ के दो पार्ट में टुकड़ा नहीं कर सकते, ओके। इट इज एन इंडिविजिबल यूनिट, समझ में आया? बट हम लोग मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं ऑब्वियसली। मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है, दे गेट सब डिवाइडेड इनटू एटम्स। ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ अदर्स तो समझ में आया? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दैट वाज रिगार्डिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग को दिया है बुक में। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जो हम लोग देखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देखा था, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में क्या होता है? एक रेशियो में कंबाइन करते हो। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वाटर में क्या होता है? वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो रेशियो दो टाइप का होता है, एक रेशियो बाय मास होता है, एक रेशियो बाय एटम्स होता है, ठीक है। सो रेशियो बाय एटम्स अलग होता था। तो यहाँ पे मैं इसी टेबल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो वी विल कंसिडर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होगा। ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंबाइनिंग रेशियो, combining ratios in molecules of compounds। molecules of compounds क्या होता है? कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक से ज्यादा टाइप का एटम पाया जाता है, ओके। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का एटम पाया जाता है। मतलब एक ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर एक कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, वैसा टाइप। सो कंबाइनिंग रेशियोस एक फिक्स्ड होता है, फिक्स फॉर्मेट में। जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, तब हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, एटम्स का, वो फिक्स रेशियो में होता है, तभी जाके वो मॉलिक्यूल एक टाइप का होता है। जैसे हाइड्रोजन जो था, अगर दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करे तभी जाके वाटर फॉर्म होगा। अगर दो हाइड्रोजन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करे, दैट बिकम्स ए टोटली डिफरेंट। सो दिस एंड दिस आर टोटली डिफरेंट, है कि नहीं? सब्सटेंसेस, है कि नहीं? समझ में आया?
हाँ हाँ, तो वाटर फॉर्म करने के लिए एक फिक्स रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन करना पड़ेगा. सो दैट रेशियो कैन बी इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक काउंट, या फिर मास के बेसिस पे भी वो रेशियो मतलब निकाल सकते हैं. सो लेट अस डू दैट. जैसे अगर यहाँ पे मैं बुक का एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे 2 रेशियो में दिखाऊंगा. सो पहला वाला जो रेशियो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, सोचो मॉलिक्यूल का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, मॉलिक्यूल. इसको यहाँ पे तुम्हारा जो बुक में दिया है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, कंबाइनिंग एलिमेंट्स. सो combining elements. Now coming to the part where we discuss so combining elements तो हो गया. अभी you can say ratio by atomic count और ratio by mass हो गया. So these are the current. तो मैं अगर वाटर का बात करूँ यहाँ पे, let us discuss water. Okay, so water क्या होता है, H2O होता है obviously. So water में क्या होता है देखो, what are the combining elements? Obviously hydrogen and oxygen, hydrogen comma oxygen है कि नहीं. So this is H, this is O. अभी एटॉमिक काउंट क्या होगा देखो, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन ऑब्वियसली क्या होगा, 2:1 है कि नहीं. बट इफ यू कंसीडर रेशियो बाय मास, तो मास लेना पड़ेगा. कौन सा मास, रिलेटिव एटॉमिक मास. तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होगा बोलो, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का तुम्हारा क्या होता है, 1 U होता है कि नहीं. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. तो तुम्हारा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ H कितना होता है, 1 U होता है. ठीक है. और एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ O कितना होता है, 16 U होता है. ठीक है. सो वी कैन से रेशियो बाय मास जो है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर H/O लिखूं, सो दिस विल बिकम कितना होगा, ये 2 हो जाएगा. क्यों 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 एटम था. ठीक है. सो आई कैन राइट 2:16 दैट इज 1:8. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में बाय मास कंबाइन करने के बाद ही तुम्हारा वाटर फॉर्म होगा. समझ में आया ये चीज कैसे किया, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ. समझ में आया. हाँ सो ऐसा एग्जाम में दे सकता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे किया है. सिमिलरली हम लोग और एक चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल एमोनिया को देखते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन. एमोनिया के बारे में बताओ, एमोनिया क्या है, एमोनिया इज NH3. ठीक है. ये सब बाद में याद रहेगा, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू स्टडी, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है. तो एमोनिया जो मॉलिक्यूल है वो कैसा लिखा जाता है, NH3 में लिखा जाता है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 एटम होता है. कौन सा एलिमेंट का एटम है, एक है नाइट्रोजन ऑब्वियसली द एन पार्ट, और जो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं, दैट इज द H. सो यहाँ पे आ गया. अभी यहाँ पे मुझे बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितना है.
कितना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स? बोलो। 1. So 1. ओके। एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल कितना है? 3. ओके, तो 3 1, तो 3 यहाँ पे है, तो 3 हाइड्रोजन एटम एक नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं। नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? देयर इज 1 नाइट्रोजन एटम एंड देयर हाँ आर सर 3। तो ये जो 3 नीचे में लिखा जाता है वो स्टैंड करता है, वो जिसके साथ में लिखा जाता है उस एटम का काउंट बताता है, ठीक है, मॉलिक्यूल में कितना काउंट है। सो नंबर ऑफ H atoms is 3. So obviously we can write N is to H is equal to 1 is to 3. समझ में आया? बट नाउ कमिंग टू द एटॉमिक मास। yes sir अभी एटॉमिक मास ऑफ N क्या है? एटॉमिक मास ऑफ N है तुम्हारा 14 U, और तुम्हारा जो एटॉमिक मास ऑफ H है वो क्या है? कितना है? 1 U ऑब्वियसली, द स्मॉलेस्ट वन ऑब्वियसली। सो 14 U आ गया, यहाँ पे 1 U आ गया। तो अभी मुझे बताओ बाय मास, रेशियो बाय मास कितना होगा? रेशियो बाय मास होगा तुम्हारा N is to H हो जाएगा, कितना होगा? एनीवन? कितना होगा? देखो आगे वाला 14 देख is लो। to 3. यस 14 is to 3। क्यों 14 is to 3 होगा? बिकॉज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, सो उन लोग का मास ऐड हो जाएगा। तो एक एटम का एटॉमिक मास है, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 U है, तो 3 का हो जाएगा 3 into 1 U, दैट इज 3। और नाइट्रोजन एटम एक ही है, सो दैट विल बी 14 is to 3। सो सिमिलरली तुम लोग का बुक किताब में देखो यही वाला है तुम्हारा, 14 is to 3 है, 1 is to 8 है। सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लेते हैं, यहाँ पे सिमिलर चीज है, सो लेट अस डू दैट एज वेल। सो एग्जाम में ऐसा दे सकता है, ओके, सो ट्राई टू। मैं इसी चीज को और एक फॉर्मेट में दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, हर वक्त टेबल में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। सो टेबल तो मैंने समझाने के लिए दिखाया था, बट एग्जाम में कैसा देगा तुम्हारा। सो दिस विल बी द क्वेश्चन दैट विल बी गिवन। राइट द combining ratio of constituent elements by number 1 by तुम्हारा हो जाएगा atomic count and नंबर बी हो जाएगा atomic mass of the following in the following molecules। ठीक है, तो यहाँ पे तुम पहला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नंबर 1 एस CO2, नंबर 2 एस H2, नंबर 3 एस NH3। उसके बाद तुम बोल सकते हो टेक सम अदर एलिमेंट सच एज, ये होमवर्क करना, हाँ कुछ कुछ ट्राई करना। सो नेक्स्ट तुम्हारा मॉलिक्यूल हो सकता है, सिंपल सिंपल ही दूंगा, इतना टफ वाला नहीं दूंगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पे। सो तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है H2SO4 हो सकता है obviously। यहाँ पे एक्चुअली 3 वैल्यूज मिलेगा तुमको यहाँ पे, ओके। तो H2SO4 हो सकता है, एक मैं दिखा देता हूँ H2 में 3 एटम वाला टेट्रा एटॉमिक वाला दिखा देता हूँ, मतलब 3 अलग अलग टाइप का जो होता है वो दिखा दूंगा। और नंबर 5 में देते हैं तुम्हारा एक सिंपल सा तुम्हारा जी वाला, क्या हो सकता है
HCl का लिख सकते हो किसी, ठीक है। सो CO2 तो हम लोग कर पाओगे, बहुत इजी है। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 2 है। सो लेट मी डू द, छोड़ो यहाँ पे, बाकी दो आपने करना चाहिए। यूजुअली CO2 दिखा देता हूँ बिकॉज तुम लोग का यूजुअली देगा नहीं। सो लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट ओनली। नंबर 1, ओके, CO2। भी लिखोगे कैसे देख लो। तुम लोग यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट्स combining to form the molecule, form CO2 molecule are कार्बन, ब्रैकेट में लिखो C एंड ऑक्सीजन, है कि नहीं? ओ, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू कितना होगा? 1। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? कितना ऑक्सीजन? 2, ठीक है। सो देयरफॉर रेशियो बाय एटॉमिक काउंट क्या होगा? सो दैट विल बी, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉमा C/O विल बी इक्वल टू कितना होगा? 1:2। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे, ये पहला वाला पार्ट है और किसी नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज कितना? कितना है बोलो? 12 U। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ये सब याद रखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग का जो बुक में टेबल है, ट्राई टू लर्न दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये इतना, ये एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे जो लिस्ट है, ये वाला याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस वैल्यूज। इज इट क्लियर? सो Yes. तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ, लर्न टेबल। कौन सा वाला टेबल था? 3.2 NCERT पेज नंबर, कौन सा वाला पेज नंबर है? दिस इज 35, ओके। सो 35 में जो ये है, तुम लोग करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो 16 हो गया। सो देयरफॉर रेशियो बाय एटॉमिक मास कितना होगा? कॉमा C/O कितना हो जाएगा? अभी देखो, ऑक्सीजन एटम 2 है, ठीक है। सो वी कैन राइट 12 ब्रैकेट में क्या होगा? 2 × 16, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो वी कैन राइट दिस एज 12/2 × 16। लिख सकते हैं ना रेशियो को फ्रैक्शन में, सिंपल करने के लिए ऑब्वियसली। सो यहाँ पे मैं ऐसे 6 लिख दिया, यहाँ पे ये भी जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 8। सो 3:8 होगा। समझ में आया कैसे किया? इज इट क्लियर? Yes. सो दिस इज द कंबाइनिंग रेशियो। सो ये दो आंसर तुम लोगों को मिला। सो दिस इज द रेशियो बाय एटॉमिक काउंट एंड दिस इज द रेशियो बाय एटॉमिक मास। समझ में आया? ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू। समझ में आया? कर पाओगे ऐसा टाइप का सम?
ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल्स कर पाओगे? सरस्वती कर पाओगे? एवरीवन? हाँ Yes, sir. नवोदीप ऋषिकेश कर पाओगे? हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये वैल्यूज मत देख लो कहाँ से है, ये एक्चुअली आ रहा है यहाँ से, फ्रॉम दिस टेबल। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो ट्राई टू डू सम सिमिलर काइंड्स ऑफ सम, तो ऐसा मैं दूंगा है यहाँ पे बाद में। सो एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, ये जो बुक में ये 3 एग्जांपल्स था, तो इन दोनों को भी सॉल्व करने का टेक्निक यही है यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी समझा। So similar kind of approach can be taken for all the different kinds of atoms or the different molecules. Okay, molecules of compounds, मतलब जो compound molecules होता है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का एटम रहता है, वो सब में हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बाइनिंग रेशियोज मतलब उन एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। सो दैट रेशियो कैन बी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑफ द एटॉमिक मास, ठीक है। सबको समझ में आया अच्छा से? हाँ अदर्स क्लियर हुआ? Yes, sir. सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। यस सर। तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे अभी मैं जो समझाऊंगा दैट विल बी तुम्हारा एक्चुअली एक काम करता हूँ, लेट अस स्टडी। हाँ डायरेक्ट वो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक टॉपिक है दैट इज आयंस। कभी सुना है, नाम सुना है? हाँ हाँ sir. बाकियों ने सुना है? ऋषिकेश नवोदीप सुना है आयंस? यस सर। Yes, sir. सो आयंस क्या होता है, मॉलिक्यूल में अगर चार्ज आ जाए और मॉलिक्यूल या एटम में तुम्हारा चार्ज आ जाए, दैट चार्ज क्यों आता है, बिकॉज किसी में एक्सेस मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी में कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। सो आयन समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर का जो पहले समझा देता हूँ, अगर किसी को याद नहीं है फिर भी एक साथ समझ लो, रिविजन टाइप हो जाएगा। सो लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी समझाऊंगा, बट थोड़ा सा रिविजन टाइप हो जाएगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके, सो एक एटम क्या होता है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। वन इज द न्यूक्लियस जो बीच में रहता है, दैट कंप्राइजेस द मोस्ट ऑफ द मास, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ 95% मास न्यूक्लियस ले लेता है, ठीक है। सो एटम क्या होता है, एटम एक्चुअली तुम्हारा न्यूक्लियस ही होता है। उसके सराउंडिंग में क्या होता है, तो न्यूक्लियस को तुम लोग सन के तरह कंपेयर कर सकते हो। सन हम लोग के जो अर्थ सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो सन है उसको तुम न्यूक्लियस पकड़ सकते हो। और जो डिफरेंट प्लैनेट्स है, डिफरेंट प्लैनेट्स को तुम क्या पकड़ सकते हो, यू कैन कंसिडर देम एज इलेक्ट्रॉन्स। सो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, मतलब वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो पकड़ के रखता है, इसको पकड़ के रखता है वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, बाय डिफरेंट फोर्सेस। सो अभी क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग लेवल्स होता है, यहाँ पे शेल्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, शेल्स होता है। सो शेल्स में क्या होता है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है।
So what are these? These are electrons. ओके और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स रहता है और प्रोटॉन्स रहता है। समझ में आया? सो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो उनका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? naturally every atom of an element contains same number of electrons and protons. सो नेचुरल फॉर्म में क्या होता है? हर एक एलिमेंट का एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का काउंट सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? दिस मीन्स देयरफॉर नेट चार्ज of any atom in its natural form क्या होगा? जीरो होगा, है कि नहीं? समझ में आया? दैट इज वी कैन से न्यूट्रल। सो बाय नेचर क्या होता है? नेचुरली क्या होता है? हर एक एलिमेंट का एटम न्यूट्रल होता है। सो इसलिए देखना, हम लोग कभी कार्बन या फिर मैम जब ऑक्सीजन लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लस या फिर ऐसे माइनस नहीं लिखते। देखा है ना? जब हम लोग थोड़ी देर पहले शाम कर रहे थे तो वहां पे भी नहीं लिखा था, बिकॉज बाई तो ये इसका तो चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अगर चार्ज सेम हुआ तो क्या होगा? तुम्हारा टोटल सेम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सोचो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो इस 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा? -10। और अगर 10 प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली कितना होगा? ये +10 हो जाएगा, है कि नहीं? सो टोटल चार्ज कितना होगा? ये तो 0 है कि नहीं? सो -10 + 0 + 10, सो दैट विल गिव अस 0, है कि नहीं? सो इसलिए बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट का जो नेचुरल फॉर्म होता है उसमें वो क्या होता है? वो तुम्हारा न्यूट्रल होता है। ओके, बट कभी कभार क्या होता है? जब हम लोग शेयर करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में आ जाता है, जब वो किसी और एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? या फिर कभी कभार क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वो एक या दो इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या फिर गेन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बट इन सर्टेन केसेस and in reactions electrons are exchanged या फिर तुम लिख सकते हो एक्सचेंज भी हो सकता है या फिर रिलीज हो सकता है, या फिर तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज हो सकता है, रिलीज का अपोजिट क्या होता है? एब्सॉर्ब हो सकता है, एब्सॉर्ब। So, but in certain cases and reactions, electrons are exchanged or released, और या फिर इसको ऐसा नहीं लिखते और एक लिख सकते हैं यहाँ पे, electrons are transferred from one atom to another. Another atom or molecule. ठीक है, तो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम
क्या होता है, तो देयर आर टू केसेस, ठीक है, जब ट्रांसफर होगा देयर आर टू केसेस. फर्स्ट केस, when electrons are taken by an atom from outside. अगर बाहर से कोई वो इलेक्ट्रॉन, कोई एक एटम है, अगर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब क्या. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय एन एटम फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो ऐसा अगर हुआ तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will become greater than number of protons, because प्रोटॉन तो फिक्स्ड है, एक एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा. समझ में आ रहा है, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर है कि नहीं. इसका काउंट चेंज हो सकता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ये कैन चेंज, बट दिस थिंग रिमेन्स फिक्स्ड. समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर. हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है, अच्छा से समझना. हाँ, ये चीज बाकियों को समझ में आ रहा है. हाँ नवोदय सर. ऋषिकेश, Yes sir. ओके. सो अगर एक एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, देन दिस काउंट विल इंक्रीज, है कि नहीं. सोचो इसमें 10 प्रोटॉन्स है, वो अगर बाहर से और एक, तो बाय नेचर नेचुरली फॉर्म में क्या होगा, नेचुरल फॉर्म में तुम्हारा न्यूक्लियस में भी 10 प्रोटॉन्स है, बाहर में भी सराउंडिंग जो शेल्स है, तो उसमें भी क्या है, उस एटम का 10 इलेक्ट्रॉन्स है. बट अगर वो किसी कारण बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते, सो देन व्हाट विल हैपन, देन द टोटल नंबर ऑफ, सोचो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया एक्स्ट्रा, सो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर से जो लिया है, वो इलेक्ट्रॉन का काउंट 1 है, सो वो 1 ऐड हो जाएगा. सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम विल नाउ बिकम 11. पहले क्या था, 10 था, विच वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अभी वो 11 हो गया, बट प्रोटॉन्स तो सेम रह गया, ठीक है. सो this will be the case. So number of electrons will be greater than number of protons. So this implies the electron, so not electron, the atom is now negatively charged. इसका मतलब तो न्यूट्रल नहीं है अभी, वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है. सो इसी को कहा जाता है, इसे नेगेटिव आयन, ठीक है. समझ में आ रहा है. हाँ सर. हाँ. Yes sir. वैसे तुम नेगेटिव एटम भी बोल सकते हो. सो दिस इज द एटॉमिक, अगर मैं तुम्हारा जो यूजुअली एटम में डायरेक्टली नहीं होता है, हम लोग नेगेटिव आयन बोल सकते हैं. आयन्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए यूज होता है जनरली, बट एटम के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है. इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है, इट्स कॉल्ड एनायन, ठीक है. सो नेगेटिव आयन और एनायन, ठीक है, एनायन बोलते हैं, ठीक है. और एक केस हो सकता है, द अदर वन, द अदर केस कैन बी, अगर वो रिलीज करते, सोचो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है. सो यहाँ पे यही सेम चीज होगा. सो इफ आई से व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय एन एटम, क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, है कि नहीं. सोचो बाय डिफॉल्ट एक एटम का 10
प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी और एलिमेंट को या फिर किसी और एटम को, किसी और मॉलिक्यूल को दे देता है रिएक्शन के टाइम पे, तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रह जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 ही रह जाएगा, बट व्हाट विल चेंज? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज। अभी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 से क्या हो गया, 9 हो गया, है कि नहीं? सो कैन आई से इन दिस केस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं डायरेक्टली अगर ग्रेटर देन लिखूं तो आई कैन से इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से लिखूं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will become less than number of protons, है कि नहीं? समझ में आया? सो इससे क्या होगा, बोल पाओगे? इससे तुम्हारा चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा चार्ज 0 था। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गया। सो ये वाला तो 10 है, ये वाला 9 है। सो अगर -9 + 10 करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा? विल गेट +1। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा हम लोगों को? विल गेट +1। सो दिस +1 विल बी द ओवरऑल चार्ज ऑफ दैट एटम। समझ में आया? सो नाउ दिस एटम विल बिकम positively charged. So I can say the atom is now, because after releasing the atom, after releasing the electron, the atom is now positively charged. तो positively charged या negatively charged कैसे हो सकता है? एक atom by releasing or taking atoms from outside, by taking atoms from outside or releasing atoms to outside. समझ में? So this atom will now become positively charged because the number of electrons is less than. Protons का भी exchange नहीं हो सकता। Protons क्यों exchange नहीं हो सकता? Because protons lies in the nucleus. Nucleus को तुम तोड़ नहीं पाओगे, it is fixed. वो हर एक एलिमेंट का सेम होता है, एलिमेंट का एटम का जो that nucleus makes the atom unique. समझ में आया? हाँ सर। तो हर एक एलिमेंट का एटम में there are unique properties, there are unique kind of neutrons and protons. So उनका काउंट भी अलग अलग होता है, ठीक है? So that makes the atoms of different elements different in the true sense. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में भी जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो एक ही है, दे आर सिमिलर, ठीक है? इसलिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो सकता है, बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं होता है। दे रिमेन एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड दैट न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मास। सो अल्टीमेटली बोल सकते हो कि एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते, ठीक है? क्यों तोड़ नहीं सकते? बिकॉज न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? हाँ। सो अभी ये जो Yes, sir. एटम है ये क्या हो गया, तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो वी कैन कॉल दिस एज पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं, और आई कैन से दिस इज अनदर नेम कॉल्ड कैटायन। इज इट क्लियर? अच्छा से समझ होगा। दिस वाज जस्ट ए रिवीजन, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सो दीज आर द टू पॉसिबल थिंग्स दैट कैन हैपन, दैट विल मेक, सो आइदर दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन, ठीक है? सो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है? सो इन बोथ द केसेस द चार्ज विल विल नॉट रिमेन जीरो। बाय डिफॉल्ट जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज होता है उसमें, वो नहीं रहेगा। इंस्टेड क्या होगा, तुम्हारा उसमें एक चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं? वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मेक्स द डिफरेंस इन द टोटल चार्ज ऑफ द एटम। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? कोई भी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई डाउट? एनीवन? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? एनीवन?
बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? हाँ। कोई डाउट नहीं है? काबिक, Yes, sir. ऋषिकेश, नवदीप, No, sir. ऋषिकेश, हाँ सर। डाउट है? सर नहीं है। So let us study ions in details because तुम लोग के बुक में भी नेक्स्ट टॉपिक ions है. So let us discuss ion. So we can say यहाँ पे देखो एक टेबल दिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर में जो टेबल है. यहाँ पे भी उन लोग का जो आंसर निकल रहा है. सो एटॉमिक मास के बेसिस पे कितना आएगा? 8:16 आएगा, है कि नहीं? तो दैट विल बी 1:2 बिकॉज ऑक्सीजन का कितना है? 1:8 आया. ठीक है. तो रेशियो बाय मास, एटॉमिक मास के बेसिस पे ये है. सो यू कैन फाइंड द रेशियो. ठीक है. तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये वाला अच्छा से पढ़ना. सो नेक्स्ट क्या है? हम लोग आयंस पढ़ेंगे. ठीक है. समझ में आया? सो दिस इज एन आयन. तो आयन क्या होता है हम लोग देखते हैं यहाँ पे. व्हाट इज एन आयन? ठीक है. सो आयंस क्या होता है? जब यूजुअली जो मतलब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कंबाइंड, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो शेयरिंग के थ्रू होता है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑक्सीजन का बात करूं, ऑक्सीजन हैज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो देयर आर टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. सो उसको क्या चाहिए? उसको अभी तो यहाँ पे कितना था तुम्हारा? 8 था ना, तो 2.6. हाँ ठीक है. सो इसको ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करना. सो 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने के लिए क्या करेगा? इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का पास भी 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, वो लोग शेयर करते हैं. ठीक है. शेयरिंग मोड में क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पे तो तुम्हारा एक्चुअली तुम लोग का अभी ये समझाऊंगा. तुम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किस किस को याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? किस किस को याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? याद है। काफी याद है. हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। ये बाद में समझाऊंगा, रुको. ये अभी समझाऊंगा तो तुम लोग का मतलब ये एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है. नेक्स्ट चैप्टर में तो ये डिटेल में समझाऊंगा. बट एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कुछ कुछ कंपाउंड्स होता है जो चार्ज पार्टिकल्स से फॉर्म होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल है इस NaCl. NaCl पता है सबको? व्हाट इज NaCl? NaCl इज सोडियम क्लोराइड. दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम. And this is chlorine. So ये चीज हम लोग डेली खाते हैं. ऑब्वियसली ये नमक है. ऑब्वियसली हम लोग जो टेबल सॉल्ट खाते हैं, दैट टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड. अभी सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड अल्टीमेटली इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आयंस. ये एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है? NaCl कैसे आता है? NaCl आता है फ्रॉम 2 थिंग्स. NaCl कम्स फ्रॉम सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन. ठीक है. क्लोरीन इज ए नेगेटिव आयन, इट्स एन एनायन. ठीक है. सो इसलिए हम लोग जब पानी में मिक्स करते हैं
ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली इट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ions, so that becomes Na plus and this becomes Cl minus. समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। उसका आंसर है 2,8,1। सो ऑब्वियसली ये हो गया। तो फिर से अगर ये समझाना तो अच्छा छोड़ो, सो ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कैटायन and this is an anion, negatively charged atom. Okay, so that is why this and this will combine to form NaCl. तो NaCl का जो क्रिस्टल्स देखते हो तुम लोग, जो नमक का जो क्रिस्टल्स होता है, नमक का क्रिस्टल्स में एक्चुअली क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैटायन एंड दिस एनायन। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। ऋषिकेश, नवोदीप, Yes, sir. यस सर। ओके। सो सोडियम एटम क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज सोडियम एटम क्या है, सोडियम इज अ मेटल। सो मेटल एटम्स क्या होता है, मेटल एटम्स यूजुअली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सो नॉन मेटेलिक एटम्स आर व्हाट, नॉन मेटल्स यूजुअली टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर गेन करेगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या करता है, यूजुअली गेन करता है, इट ट्राइज टू टेक अवे वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एलिमेंट, ठीक है। सो यूजुअली मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर यूजुअली व्हाट, मेटल्स आर electropositive in nature. What does electropositive mean? Electropositive means they lose electrons. और जो तुम्हारा नॉन मेटल्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स तो याद है या फिर वो भी भूल गए? याद है? मेटल्स और नॉन मेटल्स किसको याद है? डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना? हाँ। हाँ सर। Yes, sir. मतलब पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन हाँ नहीं सर। चाहिए, मतलब ओवरऑल तो पता है ना क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है। मेटल्स हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। तुम्हारा मेटल्स क्या होता है, मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्टर्स नहीं होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स या पोर कंडक्टर्स बोल सकते हो। सो बेस्ड ऑन दैट यू गेट, तो हम लोग को जो पीरियड टेबल देखा था, पीरियडिक टेबल में वी फाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो मेटल्स है तुम्हारा, उसके बाद नॉन मेटल्स है, जैसे ये वाला, यहाँ से इस पार्ट से नॉन मेटल स्टार्ट हो गया है, ये वाला, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पूरा पोर्शन नॉन मेटल का है। समझ में आ रहा है? ये जो जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन से ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन नॉन मेटल है। इवन द नोबल गैसेस आल्सो, सो दे आर ऑल नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स बहुत कम है ऑब्वियसली, मेटल्स ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स कम होता है। सो दीज आर नॉन मेटल्स, ओके। सो इन सब एलिमेंट्स का जो एटम होता है वो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड दैट्स व्हाई दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए देखो Cl का माइनस हो गया, तो ये माइनस एटम ए माइनस जो हुआ, ये माइनस वाला हुआ है फॉर एन गेन ऑफ एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्लोरीन के पास, वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर दिया, सोडियम से ले लिया। So that electron got transferred from sodium to chlorine, and that is why sodium became electropositive Na plus and chlorine became electronegative, that is Cl minus. समझ में आया?
समझ में आ रहा है? हाँ Yes, sir. तो हम लोग जब आयंस का बारे Yes, में sir. बोलेंगे, यहाँ पे आयंस क्या होता है? आयंस होता है तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होता है जहाँ पे जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होता है उनका एटम किस फॉर्म में कंबाइन करता है? आयनिक फॉर्म में कंबाइन करता है। ठीक है, सो दिस NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सो आयंस क्या होता है? आयंस देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयंस। यहाँ पे मैं दो चीज समझूंगा। ठीक है, आयंस और आयनिक कंपाउंड्स। तो आयंस क्या होता है? आयंस होता है तुम्हारा कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय चार्ज पार्टिकल्स। ओके, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ आयनिक कंपाउंड से एक्चुअली इसका डेफिनेशन, तो आई कैन से कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय चार्ज पार्टिकल्स। एंड व्हाट डज पार्टिकल मीन? चार्ज पार्टिकल्स जो बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स क्या है? चार्ज एटम्स। यस और नो? मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है बट यूजुअली पार्टिकल्स से क्या होता है तुम्हारा? एक्चुअली जो डेफिनेशन है आयंस का डेफिनेशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम कंपाउंड्स, some compounds which some compounds are formed, some compounds are formed by charged particles. These charged particles are called ions. ठीक है, सो आयंस क्या होता है? आयंस अल्टीमेटली वो एटम ही होता है। वो एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक आयंस भी होता है तुम्हारा, एक से ज्यादा एटम्स होता है उसमें। सो दोज आयंस कंटेन चार्जेस, है कि नहीं? सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सो दिस इज द डेफिनेशन। ओके, आयंस का डेफिनेशन, द आयंस that carry positive charge ions that carry positive charges are called cation. ठीक है, are called cations. And the ions that carry negative charges are called anions. Okay, so these are the two types of ions possible. So अगर कोई मॉलिक्यूल में तुम देखते हो एक मेटल है और दूसरा वाला एलिमेंट का जो एलिमेंट जो दो एटम्स एलिमेंट से अगर बना है और एक एलिमेंट मेटल है, एक नॉन मेटल है, so obviously वहाँ पे there is a 95% chance that molecule is formed by ionic particles, मतलब जो आयन से बना हुआ। ठीक है, so यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल अगर दूँ आयंस का, तो एग्जाम्पल भी नहीं, यहाँ पे एक जनरल फैक्ट है ये। सो आई कैन से molecules मैं लिख सकता हूँ compounds whose molecules are formed by combination of metals and non-metals। ठीक है, metals नहीं, combination of a metal and a non-metal। so उसमें क्या होता है? अल्टीमेटली कंसिस्ट ऑफ आयंस, है ना?
समझ में आया? इज इट हाँ क्लियर? सर। सबको समझ में आया? मेटल क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? दोस कंपाउंड्स आर व्हाट? आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो उसमें क्या होता है? सो आई कैन से in such molecules the metal atom what carries the positive charge and the non-metallic atom carries the negative charge. समझ में आया? हाँ सबको समझ में आया चीज? यस सर। ऋषिकेश, काव्यिक, Yes, clear? sir. Yes, sir. सो यहाँ पे वही दिया है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार स्पीशीज। स्पीशीज मतलब एटम्स का बात बोल रहे हैं। दे द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जिसमें नेट चार्ज हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो H2SO4 सुना है ना, देखा है कभी? H2SO4 is actually made up of two ions, तो मैं बोल सकता हूँ that is made up of two ions. One is the hydrogen ion, इसको हाइड्रोनियम भी बोलते हैं। So H प्लस आयंस होता है वहाँ पे, SO4 2 माइनस आयंस होता है, ठीक है। So this is a polyatomic ion। तो इस पूरा आयन के ऊपर तुम्हारा एक चार्ज, so this is another ion, ठीक है। So this is the anion, this is the cation। So H2SO4 is also a ionic compound। समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ So यस ions, सर। so ions में क्या हो सकता है? Ions can consist of, so I can say ions can contain only one charged atom or a group of atoms having a net charge on them। So this is another important point। Ions can have only one charge atom, जैसे for example हो गया O2 माइनस हो गया, या फिर तुम्हारा Na प्लस हो गया। So that is a single atom containing a charge। या फिर ऐसा भी हो सकता है SO4 2 माइनस भी हो सकता है, ठीक है। सो इट्स ए, इसको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। सो आई कैन राइट द डेफिनेशन हियर। A group of atoms, having a net charge on them ঠিক আছে। पॉलीएटॉमिक आयन समझ में आया? हाँ हाँ सर। बाकियों को समझ में आया? तो कभी कभार दे देता है एग्जाम में हाँ क्वेश्चन सर। दे देता है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये देखना व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। सो यूजुअली क्या होता है, जो
पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसमें, दैट इज कॉल्ड कैटायन, एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन. सो सोडियम क्लोराइड जैसा होगा. सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम आयंस होता है Na+, और नेगेटिवली चार्ज होता है क्लोरीन माइनस, Cl-, क्लोराडायंस बोलते हैं उसको. ठीक है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया है. ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज कॉल्ड ए पॉलीएटॉमिक आयन. ठीक है, तो ये हो गया. सो दीज आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, जो कंपाउंड्स तुम्हारा आयंस के थ्रू उसका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो अल्टीमेटली जिस कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल में आयनिक कंस्टिट्यूएंट्स होता है. सो दैट इज वाई जैसे CO2 आयनिक नहीं है. क्यों CO2 आयनिक नहीं है, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है. ठीक है, सो नॉन मेटल जब कंबाइन करता है, देयर इज ए वेरी लेस चांस दैट इट विल बी ए आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. सर ठीक है, आपका आवाज कट कट के आ रहा है. अभी भी कट रहा है. मुझे अभी नहीं कट रहा है. हाँ, तो बाकी को सुनाई दे रहा है तो. हाँ. हाँ सर. ओके, सो तुम्हारा दो टाइप का कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है. सो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होता है, वो अल्टीमेटली अगर वो मॉलिक्यूल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्ट्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कंपोनेंट्स होता है, दोज आर आयंस, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. अगर वो आयनिक कंपाउंड नहीं है तो दूसरा वाला टाइप क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. जैसे वाटर को ले लो, वाटर आयनिक नहीं है. वाटर क्या है, वाटर कोवेलेंट है. वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. ठीक है, बट सॉल्ट जो NaCl है, NaCl या फिर H2SO4, इस सब में क्या है, दीज आर नॉट. या फिर टेक फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तुम्हारा कोवेलेंट नहीं है, वो आयनिक है. उसमें क्या होता है, Cl- होता है और H+ होता है. ठीक है, HCl में. सो दैट इज व्हाई वी से दैट दोज आर आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, आयनिक कंपाउंड समझ में आया, कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूल आयन से बनता है. सो दैट इज दोज आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ. तो यस सर. यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा देता हूँ, वो तुम लोग का बुक में नहीं है शायद. सो आयंस में क्यों एक एटम, एक मतलब NaCl जो है, NaCl क्रिस्टल में, तुम्हारा NaCl क्रिस्टल में NaCl एक साथ में क्यों रहता है. अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ही लिया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले ही लिया, तो उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट बॉन्ड नहीं है. उन लोग के बीच में वो एक आयन दूसरे आयन को कैसे पकड़ कर रखा है. एक देखो, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया. दे आर अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. सो मैं बोल सकता हूँ, इन ए molecule of an ionic compound, the anions and cations are held together by what? By electrostatic forces of attraction. ये सुना है तुम लोगों ने पहले? ये सुना है तुम लोगों ने पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? हाँ. तो आयनिक कंपाउंड्स, आयोनिक मॉलिक्यूल्स में, आयनिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो तुम्हारा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है. आयनिक बॉन्ड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, समझ में आया? हाँ. सबको समझ में आया यहाँ तक? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज
देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, तो ये मैं शॉर्ट में लिखा ही देता हूँ, तुम लोग का इजी होगा. So there are two type of compounds. One is covalent compound and short में लिखा देता हूँ. Okay. So to form bonds. तो bond formation में क्या होता है? जैसे for example यहाँ पे क्या हो गया? These are examples of covalent compounds: water, carbon dioxide, oxygen. Okay. So these are all examples of. जैसे for example कार्बन तुम्हारा वाटर में जो दिखा रहा था मैं. So ऑक्सीजन में क्या होता है? बाहर में तुम्हारा 4 तो होता ही है, उसके अलावा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है. ठीक है. सो दो साइड में दो, अगर इसको 8 बनाना है, ठीक है, और हाइड्रोजन को कितना बनाना है? आउटर मोस्ट में 2 चाहिए क्योंकि वो छोटा है, और इसको 8 चाहिए. ठीक है, वो 8 क्या होता है? ऑक्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको. सो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? इट हैज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये कैसे आया? नेक्स्ट चैप्टर में समझोगे. ये 6 कैसे आया, ये 2 1 1 कैसे आया, ये एटॉमिक नंबर से पता चलता है. तो इसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. सो 2,6 होता है. 2,6 क्यों होता है? बिकॉज अंदर वाला शेल में 2 मैक्सिमम है, फर्स्ट शेल में, और सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 है. सो 2,6. सो बाहर वाला शेल में एक्चुअल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है बाहर वाला शेल से. सो यहाँ पे ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ ऐसे कंबाइन करेगा वाटर में. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन का इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और ऑक्सीजन भी बोलेगा हाँ तुम ये वाला मेरा शेयर करो, तुम्हारा वाला भी मैं यूज करूंगा. ठीक है. सो दैट मेक्स अप ए बॉन्ड. समझ में आया? इसी चीज को हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, HOH. So this is nothing but H2. समझ में आया? So these are called covalent compounds. क्लियर हुआ? कोवेलेंट कंपाउंड्स. यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही रह जा रहा है, हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन के पास रह जा रहा है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं. ठीक है. क्यों शेयर कर रहे हैं? बिकॉज हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए. सो अभी जब कंबाइन किया, ऐसा बॉन्ड फॉर्म किया, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, एंड दैट स्टेबिलिटी इज द रीजन व्हाई मोस्ट रिएक्शंस टेक प्लेस. समझ में आया?
हाँ बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। Yes, यस sir. सर। और नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होगा तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या है एक्चुअली, दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक अलग एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं है, ठीक है। सो बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होल्ड ईच अदर। ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है, और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को पकड़ कर रखता है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। बट आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? कंपाउंड्स फाउंड बाय एलिमेंट्स whose atoms by elements which completely, या फिर ऐसा भी लिख सकते, कंपाउंड्स फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर of electrons between atoms of different elements। समझ में आया? So there is a complete transfer between atom of one element to atom of another element, ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत इजी एग्जाम्पल है, HCl है, NaCl है, H2SO4 है, इवन ऑल एसिड्स, HNO3 अगर है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। सो जितना भी एसिड तुमको मिलेगा, ऑल दिस एसिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, समझ में आया? सर HCl कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक सर एसिड। HCl तो कंप्यूटर में भी होता है ना? अरे वो कंपनी है, वो अलग नहीं चीज सर, है। वो HTML है, HTML। नहीं HCl भी कंपनी है, लैपटॉप का कंपनी है, हार्डवेयर का कंपनी, वो अलग है। मैं अभी केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड। तो ऑल एसिड्स आर एक्चुअली व्हाट? ऑल एसिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन ले लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड दैट बिकम्स HCl, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ H and Cl माइनस। सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाता है, ये बाद में दिस बिकम्स, मतलब क्लोरीन के पास कितना होता है? क्लोरीन में बाहर में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसको सिर्फ एक चाहिए, सो अभी वो शेयर नहीं करेगा, वो क्या करेगा? डायरेक्टली ले लेगा। सो दैट विल कम हियर, एंड दैट विल, so H will become H plus and this will become Cl minus। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट ए मॉलिक्यूल लाइक दिस। तो उन लोग के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसके कारण तुम्हारा, इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। सो वो जो बॉन्ड होता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड्स को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबको समझ में आया? इज इट क्लियर? यस। यस सर। कोई डाउट? Yes, sir. थोड़ा सा पढ़ना, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वैलेंसी पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या होता है एक्चुअली, कैसे कंबाइन होता है, उसके बेस पर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है।
केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे. So we will solve sums and other important concepts in the next part of this chapter. नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे मंडे को. ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक आज जो पढ़ाया? हाँ. सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, और ये नोट्स कॉपी में लिखना और अच्छा से पढ़ना. ठीक है, मैंने जो पढ़ाया और बुक में जो है, बुक में यहाँ तक पढ़ना. ठीक है, अप टू हियर दिस टेबल 3.5 से 3.5 तक पढ़ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल Yes, रहा हूँ, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक में डाउट है, किसी लाइन को समझ में नहीं आ रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आस्क मी. ओके, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछना, अंडरलाइन करके रख देना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. इज इट क्लियर? एनसीईआरटी पढ़ना, बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हाँ. हाँ सर. सो थैंक यू, बाय बाय, गुड Yes, नाइट. Bye. Good night. bye sir, good night.